अगर तुम बारूद को लोहे की नली में भरो, आगे पत्थर का गोला ठूंस दो और फ्यूज जला दो, तो गोला तेजी से बाहर निकल सकता है। लेकिन शुरुआत में ताकत सीमित थी और खतरा भी था कि नली फट जाए। ताकत बढ़ाने के लिए तुमने नली को लंबा किया ताकि बारूद पूरी तरह जल सके और गोला ज्यादा दूर तक जाए। बारूद के विस्फोट से अंदर बहुत ज्यादा दबाव बनता था, इसलिए नली की दीवारें मोटी की गईं। बाहरी हिस्से पर लोहे के छल्ले चढ़ाए गए ताकि मजबूती बढ़े। पत्थर के गोले की जगह ठोस लोहे का गोला इस्तेमाल होने लगा, जिससे मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई। फायर करने से पहले नीचे से बारूद भरा जाता, फिर लंबी छड़ से दबाकर कस दिया जाता। उसके बाद लोहे का गोला डाला जाता। जैसे ही फ्यूज जलाया जाता, विस्फोट से पैदा हुई गैस जबरदस्त दबाव बनाती और गोले को नली से बाहर धकेल देती। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। जोरदार धमाके के साथ तोप पीछे की ओर उछल जाती थी। इसलिए तोप के दोनों ओर सहारे लगाए गए और उसे मजबूत ढांचे पर जमाया गया। फिर उस ढांचे के नीचे पहिए लगाए गए ताकि सैनिक इसे युद्ध भूमि तक खींच कर ले जा सकें। अलग अलग हालात के लिए अलग व्यवस्थाएं थीं। लेकिन सवाल था, निशाना कैसे सटीक लगाया जाए। तोप के पीछे देखने के लिए निशान लगाया गया और आगे लक्ष्य साधने का संकेत। सैनिक इन दोनों को सीध में रखकर लक्ष्य तय करते थे। फिर पीछे के हिस्से को ऊपर नीचे करके कोण बदला जाता और बारूद की मात्रा घटा बढ़ाकर दूरी नियंत्रित की जाती। हालांकि यह पूरी तरह सटीक नहीं थी, लेकिन किलों और बड़ी सेना जैसी विशाल लक्ष्यों पर यह बेहद प्रभावी साबित होती थी। इसके गोले भी अलग अलग प्रकार के थे। दीवारें तोड़ने के लिए ठोस लोहे के गोले, दुश्मन की भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों वाले गोले और आग लगाने वाले गोले जो भारी तबाही मचा सकते थे। और इसी तरह जन्म हुआ लाल कपड़ों वाली महान तोप का, जिसे इतिहास में होंगी-पाव के नाम से जाना गया। यह तोप लगभग 3 मीटर लंबी होती थी। इसका कैलिबर लगभग 110 से 130 मिलीमीटर तक होता था और इसका वजन 2 टन से भी अधिक हो सकता था। इसकी प्रभावी मारक दूरी लगभग 1500 मीटर तक पहुंचती थी, जो उस समय के कई पारंपरिक हथियारों से कहीं ज्यादा थी। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि उस दौर में साम्राज्य की शक्ति और रक्षा का प्रतीक बन गया था।